हेलो एवरीवन। तो जैसा तुम सब बच्चों ने कहा था कि सर फर्स्ट बुक के साथ साथ सेकंड बुक भी साथ में शुरू कर दिया जाए, तो एक टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा ठीक है, वैसे मैंने कहा भी था कि सेकंड बुक हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे, तो अगर स्टूडेंट्स उसमें कंफर्टेबल हैं तो मैंने कहा ठीक है इसको हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा काम है तुम्हारी चीज़ों को आसान बनाना। डिफ़िकल्ट बनाने के लिए पूरा दुनिया तुम्हारे लिए पड़ा हुआ है, तो जो चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, वही मुझे उस तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो अब सेकंड बुक और फर्स्ट बुक में कुछ एक बेसिक डिफरेंस को समझ लिया जाए, क्योंकि इनको प्रिपरेशन करने में और एक स्ट्रैटेजी बनाने में, एग्जामिनेशन के दौरान एक स्मार्ट तरीके से पेपर लिखने में ये बहुत ज़रूरी है। देखो वो जो फर्स्ट बुक जो हम लोग का है वो थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा है, उसमें न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेकर के ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर तक न्यूमेरिकल की भरमार है ना। बहुत शानदार है, मतलब आउटस्टैंडिंग है फर्स्ट बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर हमें स्मार्ट बनना है ना, एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, एग्जामिनेशन पहले क्वालिफाई करना है। सेकेंड बुक कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस न्यूमेरिकल वाला है, क्वेश्चंस जल्दी और इजीली सॉल्व होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तुमको ज़्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स थोड़े होंगे तो भी बहुत मुश्किल नहीं होंगे, इजीली हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जल्दी और कम समय में तुम्हें क्वेश्चंस सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे सेकेंड बुक के जो क्वेश्चंस होंगे। तो जाहिर सी बात एग्जामिनेशन में बहुत पार्ट ये कवर करता है और हमें इन क्वेश्चंस को करने में टाइम भी कम खर्च होगा और थोड़ा सा आसान भी पड़ता है एग्जामिनेशन में। तो सेकंड बुक को बहुत अच्छे से हमें कंप्लीट करना ही था, तो हम लोग वैसे भी करते ही, मगर जब बच्चों ने कहा कि शुरू कर दिया जाए तो फिर शुरू कर दिया जाए, ठीक है। इस मौके दोबारा सोचने की बात नहीं है। अब सेकंड बुक जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमारा सामना सबसे पहले होता है एक बहुत ही शानदार चैप्टर्स हैं ऑप्टिक्स, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दो पार्ट इसके होते हैं। बट कुछ बच्चों को उसमें भी कहना था कि सर मॉडर्न फिजिक्स से शुरुआत अगर किया जाए और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पोर्शन अगर फटाफट कंप्लीट कर दिया जाए तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमें एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है, मॉडर्न फिजिक्स ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स हम लोग बाद में जल्दी कवर करेंगे, इसे कवर करने के बाद। अभी मैं तुमको एक बात अगर बताऊँ तो अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे, ऐसे डुअल नेचर शुरुआत करेंगे, एटम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई की बात होगी, दैन हम लोग आएंगे बहुत ही शानदार सेक्शन सेमीकंडक्टर्स। और बिलीव करो अगर ये चार चीज़ें अच्छे से तुमने कर लिया, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर्स, ये अगर चार पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया, चार चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो तुम्हारे बहुत कम समय में, मार्क माई वर्ड्स, बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, टाइम तुम्हारा बचेगा और क्वेश्चंस की संख्या तुम्हारी बढ़ जाएगी। इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो ये चार चैप्टर्स हम लोग थॉरली बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि फर्स्ट बुक में जो हम लोग चल रहे थे वहीं पर छोड़ देंगे उसको। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर फर्स्ट बुक में शुरू कर दिया है, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, वो अपना वैसे ही चलते रहेंगे, साथ साथ ये भी लेक्चर चलते रहेंगे। हो सकता है कि इस दौरान तुमको एक दिन में दो क्लास मिल जाए, एक दिन सुबह शायद इलेक्ट्रिक करंट की क्लास आ जाए तो शाम को तुम्हारे मॉडर्न फिजिक्स की क्लास तुम्हें बस आ जाए। तो करना क्या है, अब 1 महीने 1.5 महीने एग्ज़ाम बचे हैं। अगर नीट एग्जामिनेशन की बात करोगे तो 1 मंथ हमारे पास बचा हुआ है, और CUT की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने मेरे पास है। तो इन 1-1.5 महीने में हमें करना है ही क्या, सिर्फ पढ़ाई के अलावा। बाकी साल भर जो किया हो तो क्या, बस अब तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि हम लोग के पास एक दिन में 2 लेक्चर्स आए, हो सकता है, क्या होगा ही, वरना हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ठीक है, कुछ करना नहीं है, बहुत ध्यान से लेक्चर को देखना है और जो बातें बताई जाए उनको नोट डाउन करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मन में कॉन्फिडेंस रखना है। सबसे पहली बात कि चैप्टर पढ़ा है हमने, अच्छे से पढ़ा है, और जिस जगह से पढ़ा है उस जगह से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम फाइन कॉन्सेप्ट है, कभी भी तुमसे गलत नहीं होगी, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से अच्छे से हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी।
चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं सेकंड बुक का। हम लोग जो चैप्टर शुरू करेंगे आज वो होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंफर्म तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। और बिलीव करो, अगर ये जो जितने भी लेक्चर्स मैं तुमको बताऊंगा उन लेक्चर्स को केवल अगर देख लिया, एक भी क्वेश्चन तुमको बाहर से किसी बुक से किसी स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को देख लिया और क्लास के क्वेश्चंस कर लिया, हो गया चैप्टर का काम तमाम। कुछ नहीं करना उसके बाद तुमको, बट वो ईमानदारी से करना होगा तुमको। ठीक है, चलो। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में जो सबसे पहली बात मैं तुमको बताऊंगा वो होगा फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। पर्सनली ये चैप्टर मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा बहुत आता है, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलता है और नेचर के एक बहुत फाइन कैरेक्टर को समझने का मौका मिलता है इस चैप्टर के द्वारा। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट शुरू करने के पहले थोड़ा लाइट के बारे में जानते होता क्या है। हम सब जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसी होती है, हम लोग उसके डिटेल में फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। जब जाना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसमें इलेक्ट्रिक फैक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलरली और प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, बस इसके आगे हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करेंगे तो बाकी बात करेंगे। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट की वेलोसिटी हम सबको पता है कितनी होती है। लाइट में एक बहुत खास चीज़ देखने को मिलता है। लाइट में दो कैरेक्टर हमेशा देखने को मिलते हैं। एक कैरेक्टर को या नेचर को हम लोग कहते हैं वेव नेचर, और दूसरे नेचर को या कैरेक्टर को हम कहते हैं द पार्टिकल नेचर। ठीक है, मगर ये इतना आसान चीज़ नहीं है जो तुमको बता रहा हूँ कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। साल 1924 के पहले तक, साल 1924 या उसके पहले अगर बात किया जाए, पूरा स्टोरी सुनना क्या है ना। तो 1924 या उसके पहले तक जो विज्ञान की दुनिया थी, इस विज्ञान की दुनिया में एक बहुत एकदम उथल पुथल मचा था। लाइट के नेचर को लेकर के, लाइट के कैरेक्टर को लेकर के विज्ञान की दुनिया में एक बड़े कौतूहल का माहौल था। लोग किसी बात पे एग्री नहीं करते थे। लाइट को नेचर को लेकर के बहुत ही लोग पजल्ड थे। कुछ भी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। किसी का कहना था कि लाइट एक प्योर वेव नेचर वाला कह सकते हो कैरेक्टर है लाइट में। कोई कहना है कि लाइट में प्योर पार्टिकल वाला नेचर होता है। और सिर्फ कहते नहीं थे, बाकायदा इस चीज़ को प्रूव भी करते थे। किसी ने कहा कि लाइट में वेव नेचर है तो उसने वेव नेचर को प्रूव किया, और प्रूव ही नहीं किया नोबेल प्राइज़ भी लेकर गया। किसी ने पार्टिकल नेचर प्रूफ किया, वो भी नोबेल प्राइज़ लेकर गया। तो ये बड़ा ही एक उस समय का एक ऐसा माहौल था कि एक साइंटिस्ट लोगों के बीच में एक थ्योरी पर कंसेंट नहीं था कि कोई कहे वेव है कि कोई कहे पार्टिकल है। लाइट को लेकर बहुत मतलब ऊहापोह की स्थिति कह सकते हो कि मतलब एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं था, क्लियर पिक्चर नहीं था कि भाई है क्या ये। 1924 एक ऐसा साल था जिसने इस पूरे मिसकॉन्सेप्शन को, इस पूरे कह सकते हो कन्फ्यूज़न को, डाउट को, साइंटिस्ट लोगों के बीच आपसी झगड़े को, डिस्प्यूट को एकदम से ख़त्म कर दिया। हालांकि इसमें किसी एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं था, कई लोगों ने अपना इस पे थ्योरी दिया, तब जा कर के आज विज्ञान की दुनिया में लाइट के नेचर को लेकर के
आज जो भी डेट है, जिस डेट में हम और तुम आज बात कर रहे हैं, आज की डेट में लाइट के नेचर को लेकर के विज्ञान की दुनिया में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक फैक्ट हो चुका है कि जो लाइट है उसमें डुअल नेचर होता है, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अपने सराउंडिंग के हिसाब से, सर्कमटेंसेस के हिसाब से, अपने कंडीशन के हिसाब से लाइट अपने नेचर को चेंज करता है। आसपास के चीज़ों के इंटरेक्शन के हिसाब से लाइट अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है, कभी वेव कभी पार्टिकल। इस चीज़ तक पहुंचने में किसी एक साइंटिस्ट का हाथ नहीं था, बहुत लोगों ने इस पर काम किया, तब जाकर के ये मतलब अल्टीमेट थ्योरी लाइट के बारे में हमें आज पता चल चुकी है। और अगर मैं कुछ साइंटिस्ट का तुमको नाम बताऊं तो उसमें एक वेक्टर डी ब्रॉय, जिसको तुम लोग डी ब्रॉगली भी कहते हो, एक वेक्टर डी ब्रॉय थे, वेक्टर डी ब्रॉगली भी कह सकते हो, जिन्होंने मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद आइंस्टीन आए, आइंस्टीन ने भी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। इसके बाद इसी समय के दौरान एक कॉम्पटन इफेक्ट का भी नाम आता है। तो ये सब ऐसे थ्योरी थे, ये सब ऐसे कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट्स थे। वेक्टर डी ब्रॉय का जो कॉन्सेप्ट था मैटर वेव का, आइंस्टीन का लाइट को लेकर जो फोटोन का पिक्चर था वो, या फिर क्वांटम इफेक्ट जो था, ऐसे बहुत सारे और भी थ्योरी थे, कॉन्सेप्ट थे, जिन्होंने इस चीज़ को एकदम साफ कर दिया कि लाइट में दोनों नेचर होते हैं। तो 1924 के पहले तक तो बात बहुत ही कंफ्यूज थी, लेकिन उसके बाद चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है। उसके बाद और भी चीज़ें, जैसे एक हम लोग एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के हम लोग वेव नेचर को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, और हम लोग जानते ही हो, हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर हम लोग लाइट का कितने अच्छे से पढ़ते हैं, है ना, कि लाइट का इंटरफेरेंस होता है, तब जा कर के हमको वेव नेचर हमारा प्रूव होता है। तो हमें सारा कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो चुका था इस साल के आते तक। अच्छा, अगर तुमको प्रॉपर्टीज़ बताऊँ इसके, जैसे कौन कौन से नेचर अगर होंगे जो बताएंगे, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होंगे जो बताएंगे लाइट एक वेव है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने कहा कि लाइट का दोनों नेचर है, लेकिन बिहेव कैसा करेगा ये डिपेंड करेगा कि इंटरेक्शन किससे कैसा हो रहा है। अब एक बहुत पतले स्लिट है ना, स्लिट पड़ा होगा वेडेसी में, जब एक बहुत पतले स्लिट से लाइट जब जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की बात होगी। लाइट अपना जो नेचर दिखाएगा पूरा वेव नेचर होगा। वही लाइट अगर किसी मेटल के सरफेस पर पड़े तो जो फेनामिना होगा वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो लाइट डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पर कैसा नेचर शो करने वाले हैं। अब जैसे एग्जांपल की बात करूँ मैं, तो वेव नेचर की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हैं जो लाइट के वेव होने को प्रूव करते हैं। जैसे कह सकते हो लाइट का इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हो प्रकाश का व्यतिकरण। इसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन की बात भी करते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग वेव थ्योरी में। डिफ्रैक्शन, इसको हिंदी में विवर्तन भी कहते हो। फिर एक और प्रॉपर्टी होता है लाइट का, दैट इज़ पोलराइजेशन, जिसको ध्रुवण भी कहते हैं। तो ये सब वो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ऑब्जर्वेशन हैं जो लाइट को वेव होने का एकदम ठप्पा लगा देते हैं कि लो ये ठप्पा लग गया, लाइट इज़ वेव। लेकिन ऑन दी अदर हैंड्स कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन भी हैं जो इस ठप्पे को हटा करके अपना ठप्पा लगाते हैं। जैसे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। एक और हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि हमको बहुत डिटेल में नहीं जानना इसके बारे में, हल्का फुल्का बता दूंगा कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अब जैसे ये दो ऑब्जर्वेशन है लाइट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इस चैप्टर में हमको डिटेल में पढ़ना है, और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट जो हमको नहीं पढ़ना, बता दूंगा बस क्या होता है। अब लाइट का जो ये दो
नेचर है, ऑब्जर्वेशन है, ये जो प्रॉपर्टी वो शो करता है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर होने का ठप्पा लगाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से प्रूव हुआ कि भाई झगड़ा फसाद बंद करो और अब काम की बात ये सुनो कि लाइट में डुअल नेचर है। वो अपने सर्कमटेंसेस के हिसाब से, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसे उसके सामने स्थितियाँ होंगी, परिस्थितियाँ होंगी, वो अपने नेचर को चेंज कर लेगा। वेव होगा तो वेव बनने लायक कंडीशन होगी तो वेव की तरह बिहेव करेगा। कई इंटरेक्शन उसका मैटर के साथ होगा तो पार्टिकल की तरह शो करेगा उसका नेचर। तो अभी फ़िलहाल अब हमें इस बारे में कोई कन्वेंशन नहीं है, तो इसी को बोलते हैं बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर का भी डुअल नेचर होता है और रेडिएशन मतलब लाइट का तो खैर होता ही है। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, जिसके बेस पर हम लोग को बात आगे बढ़ानी है। हम लोग अब जैसे कि अब हमारे बुक में ये चैप्टर वेव ऑप्टिक्स के बाद है, तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले तक लाइट का वेव नेचर हम लोग को क्लियर हो चुका होता है कि लाइट इज़ अ वेव। अब उसके बाद ये चैप्टर बताता है कि भैया रुक जाओ, लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। तो लाइट के वेव नेचर के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके, अगर ऑप्टिक्स पढ़ लिया तो अब हमारी बारी लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ने की। तो पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल का नाम क्या होता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सारा बात करेंगे अंडर दिस हेडिंग, दैट इज़ फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको आइंस्टीन ने बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से, कि लाइट में जो फोटॉन्स जिनकी बात होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोन थ्योरी या पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। यही इस चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अगर तो मेरे कुछ काम की चीज़ लग रही हो तो इसे कॉपी कर लो। तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट होती क्या है और हमें किस दिशा में ले जाता है। डू इट। तो चलो बच्चों देखते हैं कि अब लाइट की जो फोटोन थ्योरी है, लाइट की जो वेव थ्योरी है, वो तो पढ़ लिया हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। हिंदी में कहते हो, हिंदी अगर कोई बच्चा हो तो व्यतिकरण इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को बोलते हो विवर्तन, और पोलराइजेशन को कहते हो ध्रुवण। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाइट के वेव होने का एकदम पुख्ता प्रमाण होता है, क्योंकि इनको वेव मान कर के ही एक्सप्लेन तुम कर सकते हो। अगर हम ये मान के चलें कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो फिर ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिश नहीं किया होगा, बहुत लोगों ने कोशिश किया कि वेव, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इन सबको मैं पार्टिकल मान करके प्रूफ करो, नहीं कर पाए, होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ वो नेचर पार्टिकल का ही नहीं है। तो ये हम लोग केवल और केवल समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं अगर लाइट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, वेव, पार्टिकल से नहीं होने वाला। जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन, एग्जांपल्स की बात करोगे तो ये तो कन्फर्म है कि इन ऑब्जर्वेशंस में लाइट एक प्योर वेव कैरेक्टर को शो करता है। लेकिन जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग इस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन सब चीज़ों में लाइट का जो पूरा बिहेवियर है वो पूरा का पूरा बिहेवियर पार्टिकल की तरह है। तो हमको समझना होगा कि ये पार्टिकल नेचर क्या है और कैसे ये बिहेव होता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है समझते हैं पहले। सबसे पहले फोटॉन्स नाम आया कहाँ से, किसको बोलते हैं, बात को समझना। जैसे मान लो कोई एक ये मैटर है, ठीक है, मैटर है कोई ये, और यहाँ से लाइट वेव आ रही है। मैं अभी लाइट वेव बोल रहा हूँ, दिस इज लाइट वेव। जब तक इस लाइट का इस मैटर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, जब तक ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तब तक इसका नेचर प्योर वेव है। बात को समझना, बहुत क्लासिकल बात बता रहा हूँ। जब ये लाइट का इस मैटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब तक ये लाइट का नेचर पूरा का पूरा वेव की तरह है। जैसे ही इस लाइट का इंटरेक्शन इस मैटर के साथ होगा, तो इस लाइट का बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसा कि लगता है कि ये पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोगों को पार्टिकल नेचर की बात करनी होती है।
जब तक इसका इंटरेक्शन नहीं है तुम इसको वेव मानो, उसमें वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, वेव इक्वेशन लगा सकते हो, सब कुछ ठीक है। जैसे ही इस किसी मैटर से इंटरेक्शन किया, इसका बिहेवियर ऐसे बदलेगा कि तुमको मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, उन एनर्जी को तुम पैकेट्स ऑफ एनर्जी कह सकते हो, क्वांटा ऑफ एनर्जी कह सकते हो। और उन्हीं पार्टिकल्स को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं फिर? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन अगर तुम्हें किसी को बतानी हो या खुद को बतानी है तो क्या बताओगे? कि जब भी कोई रेडिएशन या लाइट किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जैसे वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ हो। उन्हीं पार्टिकल को क्या नाम दिया गया फिर? फोटॉन्स। ठीक है, मैटर से इंटरेक्शन करेगा तो उसका बिहेवियर ऐसे चेंज करेगा कि लग रहा है कि ये तो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, बिहेवियर कैसे चेंज करेगा इसकी बात समझो। जब भी ये लाइट का इस मैटर के साथ इंटरेक्शन होगा तो दो चीज़ हमें मानने को मजबूर होना पड़ता है। पहली बात कि ये जो लाइट है इसके पास कुछ पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये कुछ एनर्जी के पैकेट्स लेके चल रहा है। इसका मतलब बताऊंगा मैं क्या होता है, या प्योर फिजिक्स की भाषा में कहो तो हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। पैकेट्स ऑफ एनर्जी या क्वांटा ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि इसमें कॉन्टिन्यूअस एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा है। ये पैकेट एनर्जी के लेके चल रहा है। एक पैकेट सप्लाई करेगा, दूसरा पैकेट सप्लाई करेगा, तीसरा पैकेट सप्लाई करेगा, लाइक दैट। उन्हीं पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। वही पैकेट्स बोलो या क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलो, उन्हीं को हम लोग फोटॉन्स के नाम से पुकारते हैं। अब इसका क्वांटा ऑफ एनर्जी का, पैकेट्स ऑफ एनर्जी का अगर तुमको एक सेंस लेना है, ये होता क्या तो मैं तुमको बताऊँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्यूब से पानी का फ्लो हो रहा है, बहुत ध्यान से बात समझना। एक ट्यूब से पानी का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये पानी का फ्लो कॉन्टीन्यूअसली हो रहा है। तुमको दिख रहा है कि यहाँ ट्यूब से पानी कॉन्टीन्यूअस निकल रहा है, तुमको दिख रहा है। लेकिन अगर बहुत ध्यान से बात सोचो तो तुमको जो पानी कॉन्टीन्यूअस निकलता दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में वो वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा? H2O होता है। हम उन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। लेकिन मान लो हमको ऐसी शक्ति मिल गई, हम ऐसा पावर मिल गया कि हम इस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको देख सकते हैं। तो तुमको वो पानी कॉन्टीन्यूस दिखाई नहीं पड़ेगा, तुमको एक एक मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेंगे कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दो मॉलिक्यूल आ रहा है। वो इतने छोटे हैं और इतने ज़्यादा हैं कि कॉन्टीन्यूस दिखाई पड़ता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सब एक कोरिलेट कर सकते हो कि वो समझ लो एक पार्टिकल्स है। वही पार्टिकल तो वाटर को कैरी कर रहा है, और है क्या वाटर? वही मॉलिक्यूल तो पानी को एक साथ लेके चल रहे हैं। तो ये जो पानी का फ्लो हो रहा है, उस पानी के फ्लो कैरी कर कौन रहा है? असल में मॉलिक्यूल्स तो कैरी कर रहे हैं। तो यही कह सकते हो कि जो पैकेट्स ऑफ वाटर है, कह सकते हो पैकेट्स ऑफ वाटर है। यही पैकेट्स तुमको मिलेंगे, एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, तो पैकेट मिलकर क्या हो जाएगा? पर एक गिलास पानी तुम्हारा हो जाएगा। अब ये पैकेट्स दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि इतनी संख्या ज़्यादा है, इतने पार्टिकल्स छोटे हैं कि कॉन्टीन्यूअस फ्लो दिखाई देता है। तो वैसे ही बेटा लाइट जब आती है ना तो एक कॉन्टीन्यूअस एनर्जी दिखाई पड़ती है। लेकिन इस एनर्जी के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं, उन्हीं एनर्जी के पैकेट्स हैं, उन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। ये जो H2O है एक मॉलिक्यूल, उसको क्वांटा ऑफ वाटर तुम कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही पार्टिकल वाटर को कैरी कर रहा है। सिमिलर वे में इस लाइट में भी जो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी का सप्लाई तुम देख रहे हो, ऐसा नहीं है। जब वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा तो तुमको मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि उसके अंदर जो एनर्जी चल रही है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चल रही है। इन्हीं पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी या पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं को हम किस नाम से पुकारते हैं? फोटॉन्स। इन्हीं को बोलते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स कह सकते हो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है, जो किसी लाइट में प्रेजेंट होते हैं। और लाइट का जब किसी मैटर से इंट्रैक्शन होता है तो यही एनर्जी के पार्टिकल, यही क्वांटा ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स एकदम खुल करके सामने आते हैं।
और तुमको उस वक्त लाइट के पार्टिकल नेचर को मानने को मजबूर होना पड़ता है। और सिर्फ एनर्जी नहीं, इस पे ये भी बताया गया कि इनके पास एक लीनियर मोमेंटम भी होता है इन पार्टिकल्स के पास। अब ये बताओ, इन पार्टिकल्स का बिहेवियर, जैसे मैंने कहा कि लाइट का बिहेवियर पार्टिकल जैसा हो जाता है, तो किसी के मन में आएगा सर पार्टिकल जैसा बिहेवियर का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि लगता है कि इनके पास कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लगता है कि इनके पास कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, हिंदी में कह तो रेखीय संवेग है। तो किसी भी चीज़ के पास एनर्जी है, मोमेंटम है, ये दोनों चीज़ें इस बात की इशारा करती है कि भैया वो चीज़ जो है वो क्या है, एक पार्टिकल है। हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, या कह सकते हो कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो पढ़ते हैं, वहाँ पार्टिकल में क्या होता है, एनर्जी होता है, पार्टिकल मोमेंटम होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्टिकल जैसी फीलिंग आती है, इसीलिए हमको पार्टिकल नेचर मानने को मजबूर होना पड़ता है, वरना कौन मानेगा भाई, ऐसे कैसे? तो इसी को बोलते हैं पार्टिकल जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटम ऑफ एनर्जी की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो तुमको उसको पार्टिकल मानना पड़ेगा, उन्हीं को फोटॉन्स बोलते हो। उनके पास मोमेंटम भी होता है, एनर्जी भी है, जो उनके पार्टिकल होने की ओर इशारा करते हैं, तो हमको पार्टिकल नेचर मानना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग फोटॉन को डिफाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, क्वांटम ऑफ एनर्जी जिनको कहते हैं, उन्हीं को हम लोग फोटॉन के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फोटॉन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा कि डुअल नेचर क्या होता है, लाइट के पार्टिकल नेचर का क्या मतलब है, पार्टिकल नेचर कब शो करेगा। जनरली जब इसका किसी मैटर के साथ इंट्रैक्शन होगा, मोस्ट ऑफ टाइम तब वो पार्टिकल के नेचर को शो करता है। जब तक नहीं है, वैक्यूम में चल रहा लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका पूरा नेचर कैसा होगा, एकदम प्योर वेव नेचर होगा। जहाँ कहीं मैटर से इंट्रैक्शन हुआ वहीं पर पार्टिकल नेचर को शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब इस फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक एक करके देखते होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ फोटॉन, कि फोटॉन की वेलोसिटी क्या, बहुत बेसिक चीज़ों को, देखो फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फंडामेंटल्स हमको पता होंगे, तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन क्या होती है? तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन जो है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर होती है। लाइट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिनको फोटॉन्स बोल रहे हो, जिनके पास एनर्जी है, जिनके पास मोमेंटम है, उनकी वेलोसिटी भी रेडिएशन के बराबर ही होती है। मतलब लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? एग्जैक्ट बात किया जाए 299, 792, 458 मीटर पर सेकेंड। अब तुम सर ये क्या आ गया, हम तो कभी जानते नहीं, हम तो ही जानते हैं। तो तुम जो जानते हो बेटा वही है ये, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, तो बच्चों जो फोटॉन की वेलोसिटी होती है वो वही वेलोसिटी होती है जो लाइट की होती है। 299, 792, 458 या राउंड फिगर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। दूसरी चीज़ जो हमको फोटॉन के बारे में जाननी है वो है फोटॉन की एनर्जी, जिससे ही सारा का सारा लफड़ा स्टार्ट हुआ। एनर्जी के पैकेट्स जब पता चले तभी तो पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट आया। तो अब बोल तो रही है कि ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, फोटॉन्स एनर्जी के पैकेट्स हैं, क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हो। तो हर एक फोटॉन एनर्जी कितना लेके चलता है, कितना कैरी करेगा एनर्जी, वो हमको बताना पड़ेगा। तो एक फोटॉन की एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h न्यू या CH/λ। ये फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जहाँ h एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.6
626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो हर जगह सेम होता है। न्यू क्या है? उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जिसका तुमको एनर्जी फाइंड करना है। जैसे कोई रेडिएशन है, इसका कोई सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगा, या वेवलेंथ के फॉर्म में क्या होता है? CH/λ। चाहे C क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, H इस प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है? इस गिवन रेडिएशन का वेवलेंथ। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी भी रेडिएशन में एक गिवन वेवलेंथ के लिए, फॉर गिवन वेवलेंथ, एक रेडिएशन में जितने भी फोटॉन्स होंगे इन सब की एनर्जी और मोमेंटम सबका सेम होगा। जब तक वेवलेंथ नहीं बदलेगी, एनर्जी मोमेंटम नहीं बदलने वाला। तो किसी भी एक गिवन रेडिएशन में एक गिवन वेवलेंथ के लिए जितने फोटॉन्स आएंगे सबकी एनर्जी और मोमेंटम बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कम ज़्यादा हो जाए, एग्जैक्ट बराबर होते हैं। वेवलेंथ पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, या फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। तो फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, याद रखना, न्यू फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की, C स्पीड ऑफ लाइट, H प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ। एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ कि एनर्जी की अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट की इन हर्ट्ज, लाइट की स्पीड पुट किया, लैम्डा पुट किया, मीटर वगैरह पुट किया, तो ये एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब फोटोन बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, फोटॉन्स, इन सब की एनर्जी बहुत छोटी होती है। छोटी एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए जूल बहुत बड़ी यूनिट है। तो स्पेशली इस चैप्टर में और आगे जो हम लोग एटम्स और न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहाँ पर पे एनर्जी को हम लोग जूल में कम एक्सप्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। तो यहाँ से अगर एनर्जी जूल में आएगी तो यहाँ से उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का मोस्ट कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलेगा। लेकिन एक तुम्हारा काम मैं आसान कर देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का एक और दूसरा रूप है जिसमें एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। जैसे यहाँ किस में आएगा? जूल में आएगा। अब इसके हेल्प से जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे। एक और फॉर्मूला देखना, E इज इक्वल टू 12,375 बाई लैम्डा। सीधे एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और यहाँ पे लैम्डा किस में रखना है? तुमको एंगस्ट्रॉम में रखना है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो भी सुन लो। देखो, C स्पीड ऑफ लाइट है जो हमेशा कांस्टेंट है, लैम्डा वेरी कर सकता है, H भी प्लैंक कांस्टेंट है। इन दोनों की वैल्यू जो आज है एग्ज़ाम वाले दिन भी तुम्हारे उतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके चेंज भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, चेंज करने के बाद ये फॉर्मूला मुझको मिला। तो अगर फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी होगी, सीधे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इससे सीधे एनर्जी किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ, बस एक बात का ध्यान है कि फोटोन का जो वेवलेंथ है वो किस में रखना है? हमको एंगस्ट्रॉम में रखना है। जबकि यहाँ पर हमें किस में रखना होगा? मीटर में। यहाँ मीटर में रखोगे, एनर्जी किस में आएगी? जूल में। ऐसा नहीं कि जूल में हमको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कसम खाली जूल कभी यूज़, ऐसा नहीं है, कभी किधर पढ़ भी सकते हैं। तो जूल में अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए इसको यूज़ करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो इसको यूज़ करो। तो ये दोनों ही फोटोन की एनर्जी के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पे लैम्डा को मीटर में यूज़ करूँ तो यहाँ पे एनर्जी किस में आएगी? जूल में आएगी। अगर C की जो वैल्यू है वो सही से यूज़ करूँ एम के सिस्टम में, प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू उसको यूज़ किया जाए, लैम्डा को मीटर में यूज़ करूँ तो यहाँ से एनर्जी सीधे प्योर जूल में आ जाएगी। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में रख करके अगर सॉल्व करें तो ठीक है, तो फट से जूल में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस जूल को यहाँ से कन्वर्ट करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मगर उतना लंबा कौन करने जाए? समय ही तो सब कुछ है जिसको हमको बचाना है, जल्दी करना है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करो जिससे जल्दी आएगा, एक बार में आएगा। बस दो बात का ध्यान रहे। नंबर 1,
लैम्डा किस में रखना है, एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में दिया भी रहेगा, एंगस्ट्रॉम में रखना, मीटर में चेंज नहीं करना है। और सीधे एनर्जी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये भी फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तीसरी बात करते हैं फोटोन के मास की। फोटोन का मास क्या होता है? देखो बच्चों, एक बात पे ध्यान रखना, हम लोग फोटोन को पार्टिकल पार्टिकल कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन ये प्योर तरीके से वो पार्टिकल नहीं है जो एक क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पार्टिकल तुम देखते हो, पढ़ते हो, जो लॉज ऑफ मोशन तुम पार्टिकल को एक इमेजिन करते हो, जो पार्टिकल का हाइपोथेसिस है क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, लॉज ऑफ मोशन में, ये वैसा पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल जैसा इसका बिहेवियर है, ये एग्जैक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्टिकल नहीं है। तो एग्जैक्ट तुम अगर मास को डिफाइन करना चाहो जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स डिफाइन करते हो तो पॉसिबल नहीं है। फोटोन का मास वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्टिकल वाला मास नहीं होता है जिसको हम डिफाइन कर सके, और हमको डिफाइन करना भी नहीं है, बहुत डिटेल में हमको जानना भी नहीं कि मास कैसे होता है, क्या उसका मतलब होता है, बस काम की बात जाननी है, हिट करना है जहाँ से हमें काम है। तो फोटोन के मास की अगर बात किया जाए तो फोटोन के दो मास होते हैं, एक रेस्ट मास और दूसरा होता है फोटोन का मूविंग मास। ठीक है, इस मास को चलो हम लोग m0 और m से डिनोट करते हैं। अब रेस्ट मास मूविंग मास का क्या मतलब है, भाई जो लिखा है वही मतलब है। रेस्ट मास का मतलब जब फोटोन रेस्ट में हो, और जब फोटोन रेस्ट में होता है तो उसका मास कितना होता है, सिर्फ इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि फोटोन रेस्ट में हो ही नहीं सकता है। फोटोन का कॉन्सेप्ट ही है जब वो मूव करते रहे। तुम ये नहीं कह सकते कि यार वहाँ पर पे 10 फोटोन वहाँ पर रखा हुआ है, तुम ये नहीं कह सकते कि 4 फोटोन मेरे पॉकेट्स में रखे हैं, नहीं कह सकते। फोटॉन्स का काम ही है मूव करना। तो रेस्ट फोटोन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है फिजिक्स में, इस बात को मान लो। पूरे फिजिक्स में रेस्ट फोटोन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। तो रेस्ट मास क्या होगा, 0 होगा, नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जहाँ टकराएगा मैटर से वो खत्म हो गया फिर। ठीक है, मूविंग मास क्या होगा, जब फोटोन मूव करे तो मूविंग मास। अब मूविंग मास कॉन्सेप्ट क्या है, मूविंग मास का ये मतलब नहीं कि फोटोन एक मास जो मूव कर रहा है, तो तुमको पहले ही कह रहे कि इसका मास वो क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मास नहीं है जो हम लोग पढ़े। यहाँ पे मास का मतलब ये होता है कि फोटोन के पास एनर्जी है। ठीक है, फोटोन के पास एनर्जी कितनी है, Ch/λ। इस एनर्जी को, अब चूंकि लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, इस एनर्जी को अगर हम लोग mc² से, जो आइंस्टीन का बहुत फेमस फॉर्मूला है, E=mc², सब जानते होंगे, यहाँ से अगर इक्वेट कर दे तो यहाँ से जो फोटोन का मास आएगा उसको कह सकते हो फोटोन का मूविंग मास h/λc, ऐसा कह सकते हो। बट ये सिर्फ एक इक्विवेलेंट मास है कि इतना मास अगर मूव करता तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाती, तो इसको कह सकते हो फोटोन का मूविंग मास। रेस्ट मास का 0 होता है। मगर फिर बोल दिए क्लासिकल मैकेनिक्स वाला डिफरेंशियल नहीं है, जो पार्टिकल नेचर वहाँ, जो पार्टिकल के मास की वहाँ बात होती है, ये वो मास नहीं है, ये एनर्जी को इक्वेट करके मास निकाला गया है। ठीक है, मूविंग मास कह सकते हो फोटोन का। हाँ, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन रखना, वो हर पार्टिकल पे लागू होता है। m = m0 √1 - v²/c²। अगर किसी नॉर्मल पार्टिकल पे हमको ये लगाना हुआ, जो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे अगर लगाना हुआ कि उनका रेस्ट मास क्या है, मूविंग मास क्या है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक क्लासिकल मैकेनिक्स वाला मास है जिसके पास एक मास की सर्टेन वैल्यू है, प्रोटॉन एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जिसके मास का सर्टेन वैल्यू है, तो प्रोटॉन के पास एक रेस्ट मास भी है, मूविंग मास भी है। तो प्रोटॉन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन पे लगा सकते हो, तो हम लोग भी अपने लगा सकते हो, मगर हम लोग का वेलोसिटी बहुत कम होता है तो हम लोग के लिए फॉर्म नॉनसेंस के बराबर होता है। तो m0 क्या होगा, रेस्ट मास, m क्या होगा, मूविंग मास, v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जिसका तुमको मास निकालना है, एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये मूविंग मास और रेस्ट मास में एक रिलेशन है, याद कर लो, कभी काम आ सकते हैं। तो ये तो हो गया फोटोन के मास का कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं थोड़ा फोटोन के लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों पर तो सब कुछ टिका था,
एनर्जी और मोमेंटम, क्योंकि जब ये देखा गया कि जो रेडिएशन है उसका बिहेवियर पार्टिकल के जैसा है, तो क्या देख के लगा कि पार्टिकल के जैसा है? क्योंकि रेडिएशन में एनर्जी की फिक्स वैल्यू मिल रही थी, रेडिएशन में मोमेंटम की फिक्स वैल्यू मिल रही थी। तो फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिक्स वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ये किसी पार्टिकल के होने का इशारा करते हैं। तो वहीं से पता चला कि भाई ये तो पार्टिकल नेचर वाला कि इसमें कुछ हो रहा है। तभी से फोटोन की शुरुआत हो गई। तो फोटोन के मोमेंटम की जो वैल्यू होती है P = H/λ कह सकते हो, या E/c। ठीक है, बड़ा अच्छा फॉर्मूला ये, इससे बहुत क्वेश्चन तुमको मिलेंगे एग्जाम में। H प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, या एनर्जी के फॉर्म में कहो तो E/c। बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे क्वेश्चन बहुत तुमको बनते हैं एग्जाम में। E फोटोन की एनर्जी है और C फोटोन का वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम लोग फोटोन के लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो रेडिएशन में फोटॉन्स आ रहे हैं इनके पास एनर्जी कितनी है, मोमेंटम कितना है, वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी कि जो फोटॉन्स पार्टिकल हैं, ये फोटॉन्स बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में तो कोई चार्ज वार्ज नहीं होता, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, सीधे निकल जाएंगे, इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फोटॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है। और पांचवा प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊँ, लेकिन कहाँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, समझ जाना। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा, देख लेना। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि जब भी ये फोटोन, मान लो ये रेडिएशन है, ये फोटोन है और किसी पार्टिकल से ये टकरा रहा है। ठीक है, जब भी फोटोन रेडिएशन किसी पार्टिकल से टकराते हैं, ठीक है, किसी मैटर से इनका इंटरेक्शन होता है, कोलिजन होता है, तो जो टोटल एनर्जी है और टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। बात को सुनना, किसी भी कोलिजन में फोटोन और किसी पार्टिकल या मैटर कोलिजन में जो टोटल एनर्जी है और टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। फोटॉन्स कंजर्व नहीं होते, हो सकता है फोटोन का एब्जॉर्बेशन हो जाए या फोटोन कुछ डिफरेंट वेवलेंथ का, बदले वेवलेंथ का फोटोन बाहर निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं और फोटोन रिलीज भी हो सकते हैं, लेकिन जो तो नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होता। नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं होता। कंजर्व क्या होता है? तो कंजर्व दो चीज़ होती है, एनर्जी और मोमेंटम। तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी किसी रेडिएशन के फोटोन का किसी पार्टिकल से अगर इंट्रैक्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स मे और मे नॉट बी कंजर्व, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, हो सकता है एब्जॉर्ब हो जाए, हो सकता है कि नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहे, है ना। तो इस बात को ध्यान कि एनर्जी कंजर्व होगा, मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो ये कुछ फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको ध्यान रखना है। और इसी के एक प्रॉपर्टी अगर मैं तुमको और बता दूं तो मुझको ये मिटाना पड़ेगा, मिटा देता हूँ। चलो चलो ये मिटा देता हूँ। फाइन, देखो सिक्स्थ, जैसे मान लो कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से लाइट आ रही है या कोई रेडिएशन आ रहा है जिसमें फोटॉन्स है, और ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर फोटॉन्स को आकर के गिरना है, ठीक है, ये कोई सरफेस मानो सरफेस है। तो अब यहाँ पर पे एक चीज़ का जिक्र बहुत आता है, वो होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब इसका क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी रेडिएशन क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। सिंपल सी बात को समझना, इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि इसके यूनिट सरफेस पर एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं
उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम कभी ये कहें कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो रेडिएशन की इंटेंसिटी का मतलब ये होगा कि यहाँ से आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही है। अगर 100 फोटॉन आए शायद 1000 फोटॉन आएंगे, 1000 आ रहे तो शायद 10,000 आएंगे, 10,000 के बदले 20,000 आएंगे। तो इंटेंसिटी का सीधे कनेक्शन किससे होता है? नंबर ऑफ फोटॉन से होता है, फोटॉन की एनर्जी से नहीं होता है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो उतने ही एनर्जी के ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे, और ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी एक फोटॉन के एनर्जी बढ़ने से नहीं आई है, वो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से आई है। तो अगर कभी भी किसी रेडिएशन की इंटेंसिटी की बात आएगी तो नंबर ऑफ फोटॉन समझना, इसका फोटॉन की एनर्जी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर किसी रेडिएशन में हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो देखा गया है कि फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे सरफेस पर उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे टोटल एनर्जी यहाँ बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स की वजह से बढ़ेगी, ना कि एक फोटॉन के एनर्जी के बढ़ने से। तो याद रखना कि अगर कहीं भी इंटेंसिटी की बात आएगी तो उसका सीधा कनेक्शन किससे होगा? नंबर ऑफ फोटॉन से होगा, ए फोटॉन की एनर्जी से नहीं होगा। इंटेंसिटी का एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन पूछे, मतलब पूछे, जिसको हिंदी में कहता हूँ मैं, भूल जरूर बोलना बार बार, स्रोत की तीव्रता है ना, जो तरंग है, जो विकिरण है, उसकी तीव्रता, तो उसकी तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो किसी विकिरण की तीव्रता का मतलब है उसमें उपस्थित फोटॉनों की संख्या से। और इसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट डेफिनेशन क्या है इसकी? तो किसी सरफेस पर, किसी यूनिट सरफेस पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ फोटॉन गिरे वो उसका इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यही होता है बच्चा फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट। और ये फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमें रेडिएशन को पार्टिकल से बना हुआ मानना पड़ता है, और कुछ जगह हमको रेडिएशन को प्योर वेव मानना पड़ता है। तो जहाँ पर हमको ये मानना पड़े कि रेडिएशन में पार्टिकल जैसा प्रॉपर्टी है, तो उन पार्टिकल के प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि जो आप पार्टिकल मान रहे हो उस पार्टिकल में क्या क्या है, पार्टिकल की एनर्जी क्या है, पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल का मास क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका चार्ज क्या है, कैसे इंटरेक्ट करता है, ये सब बताना पड़ेगा ना। वही है ये। तो जब हम लोग एक रेडिएशन को ये मान के चलेंगे कि उस पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो उस पार्टिकल का नाम रखा जाएगा फोटॉन्स, और उस फोटॉन्स की सारी प्रॉपर्टी है जो हमको याद होना चाहिए, जो इस चैप्टर का एकदम फंडामेंटल बेस है, जिस पर पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। जिसको ये क्लियर है, पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है, तो जल्दी कॉपी कर लो, कुछ और बात करेंगे फटाक से जल्दी। अब यहाँ पर बच्चों दो चीज़ का हमको बात का अभी और करना है कि इलेक्ट्रॉन एमिशन का कॉन्सेप्ट क्या है और वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें इस चैप्टर में हमें जो मेन चीज़ पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो पार्टिकल नेचर ऐसे एक्सप्लेन करने के पहले जो पार्टिकल है फोटोन, उसके बारे में जानना जरूरी है ना, तो वही अभी तक हमने जाना। अब जो पढ़ना है वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। देखो क्या है, सपोज दैट मेरे पास कोई एक मेटल है, एक धातु का टुकड़ा है, कोई एक मेटल है, ठीक है। अब मेटल अगर है तो इसके अंदर ढेर सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। मेटल के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इन मेटल का जनरली हाई कंडक्टिविटी होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे तरीके से कंडक्शन कर पाते हैं। मतलब इससे क्या होता है, विद्युत का चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इनके पास होने से। तो किसी मेटल के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उनकी कंडक्टिविटी को हाई कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इनके पास ठीक ठाक एनर्जी भी होती है। ये पूरे मेटल में कहीं भी
आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, क्योंकि फ्री है तो फ्री वाला काम भी करेंगे, ठीक है, बांध के थोड़ी बैठे, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। लेकिन इतना एनर्जी नहीं होता कि ये मेटल को छोड़ करके बाहर आ जाए। फ्री हैं मगर इतने भी नहीं कि मेटल को छोड़ करके बाहर आ जाए। लेकिन अच्छा, क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि एक तरीका समझने का ये है कि जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल को सरफेस को छोड़ करके बाहर आना चाहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएंगे तो मेटल का सरफेस क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से निकलना शुरू करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो जहाँ से जाएगा वहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही ये मेटल के सरफेस को छोड़ेंगे, जो मेटल का सरफेस है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस इलेक्ट्रॉन जाते इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वापस। कहाँ जा रहे हो, चलो अंदर आओ। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सोचेगा सरफेस को छोड़े, इस सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज खींच के वापस ला देगा। और इनके पास इतना एनर्जी नहीं होगा कि सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इनके खुद के जाने से ये उसके अगेंस्ट बाहर निकल जाए। इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है, होती मगर इतनी नहीं होती है। तो किसी मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी की सख्त ज़रूरत पड़ती है। अपने आप वो नहीं निकल सकते, हमें कुछ ना कुछ करके उनको निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? आखिर निकालना क्यों होगा? अरे इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल यार, निकाल लोगे बाहर तो हज़ार तरीके से तुम्हारे काम आएगा। वो वहाँ पर हैक करके कर भी क्या रहा है, फालतू अंदर पड़ा हुआ है, निकालो बाहर, यूज़ करो, क्या दिक्कत है? मगर अपने आप नहीं आ रहा है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं ताकि वो एनर्जी लेकर के मेटल के सरफेस से बाहर आ जाए। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, उसी मिनिमम एनर्जी को ही हम कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है कि किसी मेटल के अंदर से एक फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हुआ तो मिनिमम एनर्जी जो उसको हम देंगे उसको हम कहते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हो कार्यफलन। अब ये हर वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? ये वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग होता है। दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ मेटल, कि वो मेटल कैसा है, सीजियम, सोडियम, कॉपर, प्लैटिनम, सबका अलग अलग वर्क फंक्शन है। और दूसरा डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ सरफेस पे, कि उसका नेचर कैसा है। तो याद रखना, वर्क फंक्शन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पहला, टाइप ऑफ मेटल, कि किस चीज़ का मेटल है, सबके डिफरेंट होगा। और नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना सपोर्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए। वर्क फंक्शन को जनरली हम लोग 5 नॉट से डिनोट करेंगे, और इसकी चूँकि वैल्यू कम होती है तो वैल्यू कम होने वक्त से किस में डिनोट करेंगे हम लोग, जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल तुमको बताऊं तो सीजियम है, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। सोडियम है तो सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास तुमको मिलेगा। कॉपर है तो कॉपर का ऑलमोस्ट 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास मिलेगा। तो ये कुछ हमको इसको याद नहीं रखना है, बस तुमको बता रहा हूँ कि कुछ की वैल्यू बस समझाने के लिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सीजियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, कम से कम इतनी। सोडियम से निकालना चाहोगे तो 2.75 खर्च करनी पड़ेगी। कॉपर से निकालना चाहोगे तो 4.65 खर्च करनी पड़ेगी। तो ये वर्क फंक्शन होगा जो किसी मेटल के सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन या कार्यफलन, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये एनर्जी हम जो देंगे वो कैसे देंगे, इसको समझना। तो होता क्या है कि ये एनर्जी जो हम देते हैं मेटल को, मतलब मेटल में इलेक्ट्रॉन को 3 तरीके से देते हैं। जैसे पहला तरीका होता है थर्मियोनिक एमिशन।
इसमें क्या करते हैं, किसी मेटल को हम लोग बहुत गर्म करते हैं। जैसे कोई मेटल है तो इस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे। नाम से ही क्लियर है, थर्मियोनिक एमिशन, बहुत गर्म करेंगे। गर्म होने से क्या होगा, जो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी गेन करेंगे। अगर वो सफिशिएंट है तो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भेज जाएंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, थर्मल से आयन का एमिशन। हालांकि ये बहुत पॉपुलर नहीं है, इसका कारण ये है कि थर्मियोनिक एमिशन में मेटल को बहुत गर्म करना पड़ता है। एक एवरेज अगर बात करो तो मान के चलो कि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेटल्स को, अलग अलग मेटल्स को अगर हम गर्म करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन के निकलने का चांसेस होता है। हालांकि कुछ तरीके लगा करके इस टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, मगर फिर भी बहुत हाई फाई होता है। तो थर्मियोनिक एमिशन एक तरीका होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का, मगर ये बहुत अच्छा तरीका नहीं। दूसरा तरीका होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में क्या करते हैं, फील्ड एमिशन में इस मेटल के आसपास एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट करते हैं, एक्सेसिवली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बहुत तीव्र विद्युत क्षेत्र जिसका वैल्यू मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ वोल्ट पर मीटर के आसपास होता है। इस अत्यंत उच्च विद्युत क्षेत्र में, इस एक्सेसिवली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से बाहर आना शुरू हो जाते हैं, स्पार्क के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस घटना को बोलते हैं फील्ड एमिशन। मैं इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के तरीके बता रहा हूँ कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। एक तरीका हो गया थर्मियोनिक एमिशन, दूसरा हो गया फील्ड एमिशन। यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई लगाना पड़ता है, यहाँ फील्ड बहुत हाई करनी होती है। तीसरा तरीका जो कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना ही है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये तरीका क्या होता है, इसमें क्या करना होता है कि इस मेटल के ऊपर हम लाइट को डालते हैं, लाइट, और लाइट में क्या होता है, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी होती है। तो वो लाइट जब इस मेटल पर पड़ती है तो फोटोन जो एनर्जी रखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देते हैं और इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं। इस घटना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेंगे, 3 तरीके हो गए, थर्मियोनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट 2 तरीके बहुत पॉपुलर नहीं हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे रेडिएशन का अगर हम यूज़ कर लें, जैसे सन से रेडिएशन आती है उसका अगर यूज़ कर लें तो अच्छा खासा हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, यहीं से बात शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जो इससे मन करे कॉपी कर लो, शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी हल्का सा बात और करेंगे फिर आगे चलेंगे जल्दी। अच्छा, मिटाने के पहले एक बात और मैं क्लियर कर दूं, मैंने भूल जाता हूँ मैं। थर्मियोनिक एमिशन को हिंदी में कहते हो तापायनिक उत्सर्जन। इसका मतलब होता है क्षेत्र उत्सर्जन और यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। तो तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ये 3 उत्सर्जन में से तीसरा हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और बाकी हिंदी को छूट रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन है, वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन है, बाकी सब तो सिंपल है, ऐसा तो कुछ हिंदी की बात है नहीं है। नेचर ऑफ सरफेस ठीक है, टाइप ऑफ मैटर तो समझ सकते हो, तो कर लो। फिर चलते हैं हम लोग, अब कर ही लिए होगे, शुरू करते हैं लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। चलो अब चलते हैं वो टॉपिक के ऊपर जहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना जो बेस बनाया, इतना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए था। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो लाइट के डुअल नेचर होने का एक ठप्पा है, समझ लो। ये इफेक्ट एकदम लाइट पे एकदम मुहर लगा देता है कि भाई लाइट में पार्टिकल नेचर भी है। वेव नेचर मान करके इस ऑब्जर्वेशन को नहीं प्रूफ किया जा सकता, एकदम से पॉसिबल ही नहीं है। आइंस्टीन ने फोटोन थ्योरी जब दिया तो इस पूरे इफेक्ट को बहुत अच्छे से, जो भी ऑब्जर्वेशन थे, बड़े प्यार से एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर माना गया भाई लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर जो है वो तो वही है,
ठीक है, मगर ये होता है कि उसको समझते हैं पहले। जैसे मान लो कोई एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल का सरफेस है। इस मेटल के सरफेस पर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सरफेस पर ही नहीं है, अंदर भी है ना, ऐसी बात नहीं है, हर जगह फैले, मेटल तो हर जगह फैला होगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। जिसी को तुम कहते हो उसका वर्क फंक्शन, हिंदी में कहते हो कार्यफलन। ये जितना ज़्यादा होगा तुमको उतनी मशक्कत करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। और ये खुद तो निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये निकलना चाहेंगे इसके अंदर के जो पॉजिटिव आयंस होंगे इसको खींच कर बैठा देंगे, बाहर नहीं निकलने देंगे, अनलेस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। मगर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बस आएगी कहाँ से, खुद से तो नहीं निकल पाते, हमें देना होगा। 3 तरीके बता दिए, थर्मोनिक एमिशन, फील्ड इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ना है। तो इसमें क्या करते हैं कि मेटल के सरफेस पर हम एक रेडिएशन को या लाइट को भेजते हैं। लाइट रेडिएशन की फॉर्म में मेटल पर जाती है। अब चूँकि लाइट में एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, जिन पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। और हर फोटोन के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, h/nu या Ch/λ। और अगर ये एनर्जी फोटोन की, इनके वर्क फंक्शन, अगर ये फोटोन की एनर्जी नॉट नेसेसरली कि हर एक वेवलेंथ का लाइट आए और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ऐसा कहा जाता है कि जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन वेवलेंथ या एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी का लाइट आएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं किसी भी वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन आए, फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है भाई। इन फोटॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी भी चाहिए ना, और सफिशिएंट एनर्जी के लिए एक सर्टेन वेवलेंथ होना चाहिए। तो जब किसी मेटल के सरफेस पर एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी या सर्टेन वेवलेंथ के फोटॉन्स अगर आते हैं तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन शुरू हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर में तुमसे कहूँ कि जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जांपल के तौर पे समझो, और फोटॉन्स जो यहाँ से आ रहे हैं उनके पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि इन फोटॉन्स के पास एनर्जी कितनी है, 5। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन तुमको बना दूँ, इट इज कंसिडर 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए मिनिमम, उससे कम की तो बात नहीं, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। और फोटॉन कितना लेकर के आ रहा है, 5, ज़्यादा है इसके पास। मतलब कह सकते हो कि समझ सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए इन फोटॉन्स के पास उससे थोड़ी ज़्यादा ही तो है। तो जैसे ही ये फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देगा। इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अच्छा एक बात और, नॉट नेसेसरली कि हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन पर गिरे और इलेक्ट्रॉन को निकाल ही दे। इसके बावजूद भी फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है। गारंटी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा। बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा एनर्जी होने पर भी इलेक्ट्रॉन के निकलने का चांस ना होता, बताऊंगा बाद में। फिलहाल अभी समझो क्या है। मान लो फोटॉन की एनर्जी 5 है, इलेक्ट्रॉन को कितना चाहिए, सिर्फ 3। मतलब इस फोटॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर वो फोटॉन किसी सरफेस के आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर लिया, शब्दों को ध्यान सुनना, अगर ये फोटॉन जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है सरफेस के आसपास के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन कर लिया तो बहुत चांस है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत फेयर चांस होता है कि वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल करके बाहर आ जाए, बशर्ते ये कंडीशन मैच होनी चाहिए कि फोटॉन के पास इतनी एनर्जी हो कि इलेक्ट्रॉन को जो चाहिए उसको पूरा कर सके।
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटोन से पैदा होने वाला इलेक्ट्रॉन। और इसको यूज़ करके जो हम इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, उस इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और इस फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बशर्ते याद रखें कि फोटॉन्स की एनर्जी जो होना चाहिए वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या ज़्यादा हो तो और अच्छा है। अगर 3 है तो कुछ ज़्यादा बढ़ा के दो यार, कम क्यों दोगे? कम का तो कोई बात ही नहीं, बराबर भी है, थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए। या लैम्डा के फॉर्म में तो CH बाई लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नॉट। तो अगर ये कंडीशन मैच करती है, ये कंडीशन अगर मैच करती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो याद रखना कि फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर तभी निकल पाएगा जब फोटोन की एनर्जी या तो वर्क फंक्शन के बराबर हो या उससे थोड़ा सा क्या हो, ज़्यादा हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। लेकिन तभी भी फेयर चांस होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है। इसी एग्जांपल में देख लो, फोटोन को 3 चाहिए, इलेक्ट्रॉन को 3 चाहिए और फोटोन 5 दे रहा है। ये गारंटी नहीं होता है कि निकल ही जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो एब्जॉर्ब कर लिया 5, लेकिन वो बाहर निकलने से पहले आसपास इतना कोलिजन कर लेता है कि वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है। तो अगर वो बाहर निकल गया बिना लूज़ किए तब तो ठीक है, लेकिन वो अभी बाहर निकला ही नहीं है, जो फोटोन से मिला सबका सब खो दिया, तो सबका सब खो देगा तो निकलने का चांस 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है बशर्ते जो फोटोन से एनर्जी मिल रही है उसका इकोनॉमिकली यूज़ करे, कहीं और खर्च न करे, बस मिला और निकला। अगर वो दाएं बाएं ऊपर नीचे मुड़ा और कोलिजन में एनर्जी खर्च किया तो गारंटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। तो अगर तुमसे कोई कहे कि फोटोन की एनर्जी 5 है, वर्क फंक्शन 3 है, एक इलेक्ट्रॉन पर फोटोन गिरा, क्या गारंटी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहोगे? फेयर चांस है। चांस है सर, चांस की बात है। अगर वो इलेक्ट्रॉन पर फोटोन गिरा और वो बिना कोलिजन के सीधे आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल के स्वागत करो उसका। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन फोटोन से एनर्जी रिसीव कर लिया और दाएं बाएं घूम फिर के एनर्जी लूज़ कर दिया, तब तो फिर वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लेकर के आए, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लेकर के आए, तो गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो कोलिजन लूज़ कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ज़्यादा संख्या है, इतनी ज़्यादा संख्या है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो बिना कोलिजन के बाहर निकल ही जाता है। सब नहीं, कुछ तो निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि एक भी ना निकले, क्योंकि संख्या इलेक्ट्रॉन की इतनी इनॉर्मस है, तो कोई तो लकी इलेक्ट्रॉन होगा जो बिना कोलिजन के बाहर निकल जाए। उन्हीं को यूज़ करके बनाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। सब नहीं निकल सकते। इवन इसके बावजूद भी कि सबको ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, जितना चाहिए ज़्यादा मिल रही है, गारंटी नहीं है। देखो, बहुत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एकदम क्लासिक कॉन्सेप्ट, एकदम ज़रूर समझना। अगर फोटोन के पास जो एनर्जी है वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो भी गारंटी नहीं होता है। अगर कोलिजन कर लिया तो फिर बिल्कुल नहीं निकल सकता। इसलिए मैंने क्या बोला, जो सरफेस के आसपास के इलेक्ट्रॉन हैं जो तुरंत बाहर निकल सकते हैं, जो सरफेस के थोड़ा नीचे हैं, जिनके कोलिजन करने का चांस ज़्यादा है, उनके निकलने का चांस भी कम होगा, वॉट एवर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू गिव। तो इसलिए हम लोग जनरली बात कहते हैं कि फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी रखो। टेक्निकली अगर बात किया जाए कि एकदम कोलिजन नहीं किया तो जितना उसको चाहिए 3, उतना 3 दिया, बाहर निकल गया, तो थ्योरेटिकली तो बाहर वो 3 पर भी निकल जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ वही निकल पाएगा जो कोलिजन बिल्कुल ना करे, है ना। तो थ्योरेटिकली तो फोटोन की एनर्जी अगर 3 भी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और 3 से अधिक होगी तो भी निकल सकते हैं, बट गारंटी नहीं है। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ लकी होंगे जो बाहर निकल ही जाते हैं, जिनको यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए ये कंडीशन होती है जो हमको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज मेरा काम था तुमको इस चैप्टर का जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जो बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, जहाँ ज़ीरो से बात शुरू होती है, वहाँ से तुमको लेके चलना। अब इस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि जो करंट है, फोटॉन्स की संख्या है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ये पूरा कैसे कंट्रोल करता है इस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फेनोमेना को। कुछ ग्राफ्स की बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन की बात भी करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं तुमको, अब देखो ध्यान आ गया, इसकी डिस्कवरी की बात करोगे तो इसका जो डिस्कवरी का श्रेय है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी सबसे पहले 1887 में हर्ट्ज ने किया था। वही हर्ट्ज जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पे डिनोट करते हैं, हर्ट्ज। उसके बाद दो साइंटिस्ट और थे, एक हेल्वेक्स एंड लेनार्ड्स, ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, ठीक है। तो हेल्वेक्स एंड लेनार्ड्स दो और साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी लगभग इसी समय के आसपास, मतलब इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया, डिस्कवरी किया, इन्होंने और डिटेल में उसको जाना, हेल्वेक्स एंड लेनार्ड्स ने। तो इनका भी नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जिनका कंट्रीब्यूशन है इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने में, समझने में, और इसको पूरा थॉरोली एक्सप्लेन करने में फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट का हाथ है, जिसमें आइंस्टीन का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके लिए बाद में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, सारी बात हम लोग करेंगे चैप्टर में आगे जब बढ़ेंगे तब। आज के इतना ही। इस शानदार चैप्टर में कैसा लगा, क्या बातें समझ में आई, क्या कॉन्सेप्ट है, वह सब कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस दिमाग में हो, उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।